हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा मैट्रिक्स का सेकंड लेक्चर है। मैट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड मैंने आपको 4 डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स सॉल्व कराई थी। आज हमारा नया टॉपिक है मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले हमारे पास है रो मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। देखिए, रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें केवल वन रो है। सिंगल रो मैट्रिक्स इज नोन एज रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही रो मैट्रिक्स है। तो देखिए रो है, अगर हम रो मैट्रिक्स के लिए जनरल मैट्रिक्स लिखें तो कैसे लिखेंगे? जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आई जे। देखिए जनरल मैट्रिक्स जो होती है उसमें जनरल मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो m by n है, यानी कि अ मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम। नाउ रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ वन रो एंड n कॉलम्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो तो 1 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कुछ भी हो सकते हैं। तो रो मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया A इक्वल टू ए आई जे 1 बाई n, यानी कि नंबर ऑफ रो कितनी है 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स n है। ठीक है, तो इसका अगर रो मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लिखें तो देखिए एग्जांपल क्या होगा? कोई भी मैट्रिक्स जिसमें वन रो है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल मैंने एक लिखा है A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है 1/4, क्योंकि रो 1 है इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे, कॉलम्स कुछ भी हों। सिमिलरली सेकंड हमारे पास आती है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स देखिए जैसे नाम से ही पता चल गया कि रो मैट्रिक्स में अगर 1 रो थी तो कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होगा, नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकती है। तो अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स के लिए जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो ए आई जे m by 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ रोज m होंगी। ठीक है, तो ये हमारा जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। और इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो A इक्वल टू 7 - 3 2। ठीक है, इसके अंदर रो कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं 1। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया कॉलम मैट्रिक्स का। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप देखें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स को स्क्वायर बनाना है तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन है। इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे वेयर m इक्वल टू n, अगर इसमें m की वैल्यू n के इक्वल होगी। तो दिस मैट्रिक्स इज नोन एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इक्वल टू n, यानी कि नंबर ऑफ रो अगर नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे 2/2 मैट्रिक्स, तो 2 रोज 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स, 3 रोज 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। 4/4 मैट्रिक्स, 4 रोज 4 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। 5/5 मैट्रिक्स, 5 रोज 5 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कुछ भी ऑर्डर हो सकता है लेकिन m और n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अब इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया 3 रोज और 3 कॉलम का, तो 2 4 6 1 5 9 0 2 1। तो ये एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर है 3/3। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में एक थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है बाकी मैट्रिक्स से, जैसे 2/3 3/2, मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उनसे अलग। देखिए वो क्या है कि यहां पर जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं
देखिए ये इन डायगोनल एलिमेंट्स पर आई और जे की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। देखिए ये हमारा इस मैट्रिक्स का डायगोनल है और इस डायगोनल को हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल। एक डायगोनल ये भी होता है, इसको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल, ठीक है, लेकिन हम ऑफ डायगोनल की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो मैट्रिक्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है, देखिए उसकी रीजन ये है, अगर आप इन एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो इसकी जो पोजीशन है वो क्या है 1 1, इसकी पोजीशन 2 2, इसकी पोजीशन 3 3। देखिए कैसे, अगर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स विद वेरिएबल्स, तो अगर हम एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखें इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स तो ये एलिमेंट्स क्या होगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसके ये तीनों डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अगर आप इनके डायगोनल एलिमेंट्स को ध्यान से देखें तो देखिए 1 1 2 2 3 3, ऐसा और कहीं नहीं है, 1 2 है 1 3 है 2 3 है 2 1 है 3 1 है 3 2 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स पर, ठीक है, क्या हो रहा है, i इक्वल टू जे, आई और जे की वैल्यू क्या है, सेम है। यानी कि फोर डायगोनल एलिमेंट्स i इक्वल टू जे, डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i की वैल्यू j के इक्वल है, ठीक है। और ये जो डायगोनल है ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होगी तो डायगोनल नहीं बनेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पर 2 1 3 4 2 6, अगर आप इस मैट्रिक्स में देखें तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, 2/3 है, तो इसमें आप डायगोनल नहीं बना सकते, ठीक है ना। अगर आप ऐसे डायगोनल बनाएंगे तो केवल ये दो एलिमेंट्स आएंगे, बस बीच में कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। आप ऐसे बनाएंगे तो ये एलिमेंट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो 2/3 3/2 यानी कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है उसमें डायगोनल पॉसिबल नहीं है। डायगोनल की बात हम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही करेंगे और डायगोनल एलिमेंट्स की जब बात होगी तो डायगोनल एलिमेंट्स में i इक्वल टू जे होगा, i इक्वल टू क्या होगा, j होगा। तो इसकी पोजीशन 1 1, इसकी पोजीशन 2 2, इसकी पोजीशन 3 3। तो डायगोनल एलिमेंट्स के लिए i और j की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल एलिमेंट्स में i और j की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उनमें i नॉट इक्वल टू क्या होता है, j होता है ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स आप कॉपी करिए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल केस है। तो डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पहली कंडीशन ये है कि वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स की बात करूं, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का हम जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, aij(n)/n। देखिए क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो m इक्वल टू n होगा, तो या तो मैं m/m लिखूंगा या n/n लिखूंगा। तो हमने यहाँ पर n/n लिखा है, तो इसको देख के हमें पता चल गया कि ये मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर है, ठीक है। अभी ये स्क्वायर है, इसको डायगोनल बनाना है, तो देखिए ये मैट्रिक्स डायगोनल कब बनेगी, वेयर aij इक्वल टू 0 इफ i नॉट इक्वल टू j। ये मैट्रिक्स, दिस मैट्रिक्स इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स इफ aij इक्वल टू 0 व्हेन i नॉट इक्वल टू j। यानी कि जब i नॉट इक्वल टू j है उस समय मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। तो देखिए क्या यहां पर i इक्वल टू j है, नहीं है, यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, नहीं है, यहां पर है, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी कि ये जो 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 6 3/3 में 6 ऑर्डर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जहां पर i नॉट इक्वल टू j है वहां पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी।
और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। यानी कि इसका मैं एक एग्जांपल लिखूं, 3x3 मैट्रिक्स का एक एग्जांपल लिख रहे हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स का एग्जांपल आप लिखेंगे तो 2x2 लिखेंगे या 3x3 लिखेंगे या 4x4 लिखेंगे। तो हम दो ही एग्जांपल लिख सकते हैं, 2x2 या 3x3, क्योंकि 4x4 5x5 ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में केवल मैट्रिक्स 3x3 तक ही है, ठीक है। या फर्स्ट एक्सरसाइज में एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जैसा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया भी था, उसमें मैंने 3x4 की मैट्रिक्स लिखी थी और उसमें ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे थे बस। तो उसमें केवल 3x4 और 4x3 में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर यही पूछा जा सकता है और कुछ नहीं होगा। आगे जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे मैट्रिक्स के वो सब 3x3, 2x2, 2x3, 3x2 यही होंगे ना। तो अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल हम लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का। तो देखिए आप अपने आप भी अब एग्जांपल लिख सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि जब i नॉट इक्वल टू j है तो हमें सब कुछ 0 लिखना है और डायगोनल एलिमेंट्स को कुछ भी लिख सकते हैं। तो पहली चीज तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है 2, एक डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 7, एक यहाँ आएगा, इसको लिख देता हूँ मैं 9। इन डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी आप सब 0 लिखेंगे, 0 0 0 0 0 और 0, ये लीजिए, ये बन गई हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सभी एलिमेंट 0 है। और ये जो आगे स्टेटमेंट लिखा है, देखिए जो इस टाइप का स्टेटमेंट लिखा रहता है इसको समझना बहुत जरूरी है और ये बहुत सिंपल होता है। आप अगर ध्यान दें तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि a की वैल्यू 0 है अगर i नॉट इक्वल टू j है। उसके लिए हमें ये वाला रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया था कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक क्या आ गई, डायगोनल मैट्रिक्स आ गई। और इस डायगोनल मैट्रिक्स का हमारे पास एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन भी है। तो देखिए कैसे इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू DIAG, डायगोनल, इसका मतलब क्या है, डायगोनल इज इक्वल ब्रैकेट 2 7 9। देखिए चाहे आप डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मतलब ये लिखा है तो इसका मतलब यही है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मैट्रिक्स लिखता हूं, a इक्वल टू DIG 2 9। तो इस मैट्रिक्स को ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है। अगर एक्चुअल मैट्रिक्स आप लिखेंगे तो कैसे लिखी जाएगी, a इक्वल टू 2 0 0 9, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। तो फिफ्थ मैट्रिक्स को देखिए आप लोग, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप, एक स्पेशल केस था डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर होती है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए कैसे, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था, AIJ n क्रॉस n। इस मैट्रिक्स को हम डायगोनल कहते थे कब, वेयर AIJ इज इक्वल टू, अगर AIJ की वैल्यू 0 होगी इफ I नॉट इक्वल टू J। देखिए ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन थी कि AIJ इक्वल टू 0 होना चाहिए, AIJ इक्वल टू 0 होना चाहिए इफ I नॉट इक्वल टू क्या है, J है। स्केलर में क्या होगा, स्केलर में क्योंकि इसी का स्पेशल केस है तो जो कंडीशन है ये तो रहेगी, ठीक है। AIJ की वैल्यू 0 होगी इफ I नॉट इक्वल टू J है, लेकिन ये वैल्यू कांस्टेंट होगी इफ I इक्वल टू J। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में जब I इक्वल टू J था तो कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन यहां पर क्या आ गया कि जब I नॉट इक्वल टू J है तब तो 0 रहेगा डायगोनल की तरफ, लेकिन जब I इक्वल टू J है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। कांस्टेंट देखिए, कांस्टेंट तो डायगोनल में भी थे तीनों, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है कि तीनों जगह पर सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लिखें, A इक्वल टू 3 0 0
0 3 0 0 0 एंड 3। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में क्या थे, ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते थे, यहाँ में जैसे 2 7 9 लिखा था, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो इक्वल होंगे, बाकी सब तो जीरो होंगे ही होंगे, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स को मैं डायगोनल मैट्रिक्स कह सकता हूं, क्यों? क्योंकि डायगोनल को छोड़ के बाकी सब जीरो है, ठीक है, डायगोनल को छोड़ के सब जीरो है। लेकिन ये स्केलर है, अगर इसके एलिमेंट्स तीनों इक्वल है, तो क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स इक्वल है तो हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। सॉरी, स्केलर मैट्रिक्स होगी, अगर तीनों एलिमेंट्स इक्वल है तो ये क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो स्केलर और डायगोनल में क्या डिफरेंस है कि डायगोनल एलिमेंट्स में डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं लेकिन इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, सॉरी स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं क्योंकि डायगोनल को स्क्वायर कह सकते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स नंबर 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, सबसे ज्यादा यूज इसी मैट्रिक्स का होगा हमारे पास, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से। देखिए मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करते हैं, ए से जेड तक किसी भी लेटर से यूज कर सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को स्पेशली केवल आई से ही डिनोट करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो पहले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं, देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का। तो पहली बात तो ये भी स्क्वायर होगी क्योंकि स्केलर स्क्वायर है, और ये इसका स्पेशल टाइप है, तो ये भी क्या होगी, स्क्वायर होगी। तो इसका अगर मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखूं तो देखिए क्या होगा, ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, वेयर ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई नॉट इक्वल टू जे। ये कंडीशन तो यहां पे रहेगी, जब आई नॉट इक्वल टू जे है तो ये 0 है, ठीक है। यहां पर बदल जाएगा, ये सी था ये 1 हो जाएगा, आई इक्वल टू जे, यानी कि व्हेन आई इक्वल टू जे तो वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होना चाहिए, बाकी सब 0। तो अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखूं तो देखिए, अगर हम 2 by 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखें तो 1 0 0 1, आप इसमें देख सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, बाकी सब 0 है। तो जब i इक्वल टू जे होगा तो एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होगी, देखिए 1 1 है तो 1, 2 2 है तो भी 1, ठीक है। और i नॉट इक्वल टू जे है तो 0, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। अगर मैं, तो ये मैट्रिक्स हो गई हमारी 2 by 2। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ऑर्डर क्या है 2 by 2, तो हम यहां पर लिख देंगे शॉर्ट में I2। तो इसका मतलब क्या है, इट इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम ऑर्डर 3 by 3 की लिखेंगे तो क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि ये देखिए आप स्केलर मैट्रिक्स का ही एक स्पेशल टाइप है, यहाँ 3 3। देखिए स्केलर में क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है, बस इक्वल होना चाहिए। स्केलर में डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 होना चाहिए और बाकी सब 0 होने चाहिए, तो हम उसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमारे पास बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है ना। चलिए तो अब एक लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास बची है जीरो मैट्रिक्स, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, लास्ट मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, ठीक है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए आई यूज कर रहे थे, जीरो मैट्रिक्स के लिए ओ को यूज करेंगे, ठीक है। तो नल मैट्रिक्स, अब नल मैट्रिक्स किसी का कोई स्पेशल केस नहीं है, ठीक है, और ना ही ये मैट्रिक्स स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स तो स्क्वायर
स्क्वायर मैट्रिक्स हमने पढ़ी जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल थे। फिर डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ठीक है, लेकिन उसमें डायगोनल एलिमेंट्स थे बाकी सब जीरो थे। फिर हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल थे बाकी सब जीरो थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर थी। फिर हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 थे और बाकी सब जीरो थे। अब हम बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, 1/2, 2/3, 3/2, 2/2, 3/3, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, नल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। यानी कि अगर हम इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखें, ऑर्डर m/n हो सकता है वेयर aij इक्वल टू क्या होगा, जीरो। aij जीरो होगा, ठीक है, चाहे i इक्वल टू जे हो या i नॉट इक्वल टू जे हो, हर जगह एलिमेंट्स क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल लिखें तो 0 0 0 0, ये 2/2 हो गया, ठीक है। 2/3 लिखें, 0 0 0 0 0, सब जगह 2 आएगा। किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख लीजिए, सब जगह 0 आएगा। तो ये हो गई हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, और इसका भी बहुत यूज हमें आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताई, 7 टाइप्स की हमने मैट्रिक्स पढ़ी। इन मैट्रिक्स का जब हम आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो बहुत बीच बीच में क्वेश्चंस में इन मैट्रिक्स का यूज आएगा, स्पेशली आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड जीरो मैट्रिक्स। ये दोनों मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको 7 टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ाई है, ठीक है, 7 टाइप्स की मैट्रिक्स मैंने आपको बताई है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अभी और भी कुछ मैट्रिक्स है, जैसे आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स लेकिन ये सब मैट्रिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आती है, जैसे आईआईटी और एनडीए, ठीक है। तो जो बची हुई मैट्रिक्स है ये मैं आपको जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है, तो हम उसके बाद मैं आपको कुछ लेक्चर्स लूंगा जिसमें मैं केवल आप लोगों को आईआईटी जेईई और एनडीए में जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने यहाँ मैट्रिक्स में नहीं पढ़े हैं वो कॉन्सेप्ट भी आपको पढ़ाऊंगा, और आईआईटी में और एनडीए में किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्रॉब्लम्स भी आपको सॉल्व कराऊंगा। तो अभी मेरा फोकस केवल बोर्ड एग्जाम पे है, अभी हम केवल वो पढ़ रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएगा या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम केवल बोर्ड का हम लोग 100% सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम। कंपटीशन के लिए जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो तब मैं आपको कंपटीशन के लिए अलग से कुछ लेक्चर दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, आज के लिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। इक्वालिटी, देखिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो बेस क्वेश्चन होंगे वो हमारे पूरे चैप्टर में ही आएंगे, ठीक है ना। मैट्रिसेस का यूज पूरे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है, तो अलग से इनके लिए कोई क्वेश्चंस अभी मैं नहीं करा रहा हूं, ठीक। तो अभी हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से क्या मतलब है, यानी कि 2 मैट्रिक्स आर इक्वल। मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ठीक है। तो देखिए 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, ठीक है, क्या कंडीशन है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हो। तो देखिए 2 मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। देखिए 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, पहली कंडीशन कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, 2 मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ they are of same order, if they are of same order। अगर दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, तभी वो दोनों मैट्रिक्स क्या हो सकती है, इक्वल हो सकती है। लेकिन अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो ऐसा नहीं है कि वो इक्वल होंगी। जैसे मैं अगर यहाँ पर एग्जांपल लिखूं 2 0 1 3, इसका ऑर्डर 2/2 है। इधर मैंने एक मैट्रिक्स लिखी 1 2 1 3
4 5, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, लेकिन क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं इक्वल है, ठीक है ना। दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए इनके एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए, यानी कि अगर यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ये अगर 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, और अगर ये 0 है तो ये भी 0 होना चाहिए, और ये 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो सेकंड कंडीशन हो गई कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं, दोनों का ऑर्डर भी सेम है, तभी वो दो मैट्रिक्स क्या हो सकती है? इक्वल हो सकती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स का, ठीक है। और इसका यूज भी मैट्रिक्स हम जब तक पढ़ेंगे तब तक होता रहेगा, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लिखिए फाइंड, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y and z if x plus y 2 5 plus z xy equal to 6258 6258, ठीक है। तो हमारे पास हमें यहां से क्या करना है? x, y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देखिए बीच में इक्वलिटी का साइन लगा है, इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। और अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ पर x प्लस वाई की जगह क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है? 6 है। क्योंकि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम यहाँ से x, y, z की वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे? देखिए क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो आप क्या लिखेंगे? सिंस बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक है। ये तो 2 है, 2 है, इसका हमें कोई यूज नहीं है। 5 प्लस जेड कितना होगा? 5 होगा, और x y की वैल्यू कितनी होगी? 8, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें x प्लस वाई की वैल्यू पता चल गई 6, 5 प्लस जेड की वैल्यू पता चल गई 5 और x y की वैल्यू पता चल गई 8, ठीक है ना। देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले आप लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे? सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयरफॉर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल है। तो इसके ऊपर आप लिखेंगे, हमें क्या गिवन है? गिवन है दिस मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो हमने इनको इक्वल रख दिया। अब यहाँ पर हम इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 2 3, अगर हम इक्वेशन सेकंड देखें फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड से 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहां से जेड की वैल्यू आ गई 0। तो जेड तो हमारे पास आ गया, जेड की वैल्यू कितनी है? 0 है ना। नेक्स्ट देखें अब आगे। अब देखिए इक्वेशन 1 और थर्ड को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करेंगे? सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 3।
तो इक्वेशन 1 और 3 को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ से x या y को निकाल के यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ से x और y को निकाल के यहाँ पर पुट कर दीजिए। दो इक्वेशन है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल टू कितना आ जाता है 6 माइनस एक्स, और इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो कितना आएगा x, y की जगह पुट करेंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8। तो सारी टर्म्स को एक साइड लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, 1 इंटू 8 8 और यहाँ पर 6 लिखा है, तो क्या फैक्टर होंगे 4 इंटू 2, 4 2 जा 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू में 0। तो यहां से हमारे पास x कॉमन आ गया, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो x माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो यहां पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 2 आएगी और एक 4 आएगी, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो देखिए x इक्वल टू 2 है एंड x इक्वल टू 4 भी है, x की दो वैल्यूज है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 और या 3 में, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास है 2, 4। तो देखिए when x इक्वल टू 2, तो हमारे पास जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इक्वेशन 1 में पुट करिए, y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू 4। तो पहला आंसर हमारे पास आ गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा when x इक्वल टू 4, तो जब x इक्वल टू 4 है तो y इक्वल टू 2 आएगा। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर दो सेट हो गए आंसर के। पहला सेट क्या हो गया, फर्स्ट सेट हमारे पास हो गया आंसर का x इक्वल टू 2। देखिए when x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू कितना है 0 है। एक तो हमारे पास ये आ गया, और when x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू कितना है 0 है। तो ये हमारे पास पॉसिबल आंसर्स हैं कि x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू 4 होगी, x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी, z की वैल्यू तो 0 है, कॉमन एक ही वैल्यू है z की, x और y की दो वैल्यूज है, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, हमारा पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। x और y z की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं, देखिए